डॉक्टर अंजलि कुमारी, गेस्ट फैकल्टी इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सहायक संधि प्रणाली पर। दरअसल वेलेज़ली के गवर्नर जनरल बनने के समय यूरोपीय राजनीति में फ्रांस का तेजी से उदय हुआ था। आंग्ल फ्रांसीसी संबंध कटु बन चुके थे और दोनों ही शक्तियां संघर्षरत थी। यूरोप की राजनीति का प्रभाव भारतीय राजनीति पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता था। कुछ देशी नरेशों का संरक्षण प्राप्त कर फ्रांसीसी पुनः भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने का स्वप्न देखने लगे। नेपोलियन के भारत पर संभावित आक्रमण के खतरे ने अंग्रेजों के समक्ष विकट समस्या उपस्थित कर दी। अतः वेलेज़ली का एक मुख्य उद्देश्य भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वेलेज़ली ने सर्वप्रथम सहायक संधि का उपयोग किया। इस संधि के द्वारा देशी नरेशों के दरवाजे फ्रांसीसियों के लिए बंद कर दिए गए। सहायक संधि के जाल में वेलेज़ली ने उस समय के सभी प्रमुख राज्यों को फांस कर उसकी विदेश नीति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा देशी नरेशों को अपने दरबार में अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपीय को नौकरी, शरण या जगह देने से रोक दिया। फ्रांसीसियों से भारत की सुरक्षा के लिए वेलेज़ली ने पूरे भारत की रक्षा की योजना बनाई। 1799 ईस्वी में उसने पुर्तगालियों की अनुमति एवं सहयोग से गोवा की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की तथा वहां अंग्रेजी सेना नियुक्त किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1801 ईस्वी में बंगाल के निकट डच अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिससे फ्रांसीसियों को भारतीय समुद्र तट पर कोई जगह नहीं मिली। इसी उद्देश्य से वेलेज़ली ने भारतीय तटीय क्षेत्रों गुजरात, मलाबार, कटक, भरूच इत्यादि जगहों पर भी अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी संकट को टालने के लिए ही वेलेज़ली ने विदेशी शक्तियों से भी संबंध स्थापित किए। 1800 ईस्वी में उसने माल्कम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा। माल्कम ने ईरान के शाह के साथ एक संधि की। शाह ने फ्रांसीसियों को अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल देने का आश्वासन दिया। फ्रांस का प्रभाव समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेज़ली ने मॉरिशस विजय तथा दक्षिण पूर्व एशिया से फ्रांसीसियों के मित्रों के प्रभाव को नष्ट करने की योजना भी बनाई, परंतु कंपनी के संचालकों ने उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान नहीं की। फलतः उसे यह योजना त्यागनी पड़ी। वेलेज़ली ने नेपोलियन के विरुद्ध भारत से एक सेना भी मिस्र भेजी तथा युद्ध कोष के लिए ब्रिटेन की एक बड़ी धनराशि बंगाल से भेजी। अपने इन कार्यों द्वारा वेलेज़ली ने भारत एवं उसके इर्द गिर्द फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। वेलेज़ली ने फ्रांसीसी भय को दिखाकर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेज़ली से पूर्व डुप्ले द्वारा किया गया था। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेज़ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास पर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं को रक्षा करने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। फरवरी 1787 में कंपनी ने कर्नाटक के नवाब से अनुरोध किया कि वह किसी अन्य विदेशी शक्ति से कोई संबंध नहीं रखेगा। कालांतर में जब सर जॉन शोर ने अवध के नवाब से 21 जनवरी 1798 को एक संधि की, तो उसने यह बात पर अनुरोध किया कि वह किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को अपनी सेवा में न ले अथवा उससे कोई संबंध न रखे। अब धन के स्थान पर क्षेत्र की मांग एक प्राकृतिक चरण ही था। वास्तव में भारतीय रियासतें धन के मामले में प्रायः पीछे रह जाती थी तथा शेष यानी एरियल में वृद्धि होती चली जाती थी। यद्यपि कंपनी ने इन सेनाओं के भरण पोषण के लिए पूर्णतया प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश देने की मांग भी करनी शुरू कर दी। अब वेलेज़ली ने इसको व्यवस्थित रूप देते हुए सहायक संधि प्रणाली के ढांचे में सभी देशी राजाओं को लाना शुरू कर दिया। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं। पहला, सहायक संधि स्वीकार करने वाला देशी राज्य
अपनी विदेश नीति को कंपनी के सुपुर्द कर देगा। वह बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। दूसरा, देशी राज्य कंपनी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपने दरबार में आश्रय, शरण या नौकरी नहीं देंगे। तीसरा, संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों की सुरक्षा के लिए कंपनी उन राज्यों में एक अंग्रेजी सेना रखेगी। इसका खर्च उस राज्य को ही वहन करना होगा। सेना के खर्च के लिए नगद वार्षिक धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को सुपुर्द करना होगा। चौथा, देशी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेंगी तथा रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन संबंध प्रबंध करेंगे। पांचवा, कंपनी उपयुक्त शर्तों के बदले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की गारंटी लेती थी तथा देशी शासकों को आश्वासन देती थी कि वह उन राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रकार सहायक संधि द्वारा कंपनी का शासन, उसकी विदेश नीति पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। यह वेलेज़ली की साम्राज्यवादी पिपासा को शांत करने का एक अचूक अस्त्र बन गया। बिना किसी विशेष परिश्रम और जोखिम के वेलेज़ली ने इस संधि द्वारा अनेक राज्यों को कंपनी का हितैषी बना डाला। हैदराबाद के निजाम, मैसूर के नए हिंदू राजा, अवध के नवाब, पेशवा बाजीराव द्वितीय, सिंधिया एवं भोसले सभी ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसी प्रकार कर्नाटक, तंजौर, सूरत, फर्रुखाबाद के राज्यों को कंपनी के संरक्षण में लेकर फ्रांसीसी प्रभाव के बढ़ने की आशंका समाप्त कर दी गई। आगरा और दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर मुगल सम्राट को कंपनी के संरक्षण में ले लेने से मुगल सम्राट के फ्रांसीसी प्रभाव में जाने की संभावना भी समाप्त हो गई। सहायक संधि से भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कंपनी को इस संधि से अनेक लाभ हुए। संधि ने कंपनी के हितों की रक्षा की, परंतु देशी राज्यों की दुर्बल कर उन्हें बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। अब हम देखते हैं कि सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों को क्या क्या फायदे हुए। पहला, सहायक संधि का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इसके द्वारा सभी देशी राज्यों को निरस्त्र एवं एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। उनकी विदेश नीति कंपनी के अधीन हो गई। फलतः वे अंग्रेजों के विरुद्ध संघ या गुट बनाने से वंचित हो गए। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर कंपनी ने उन्हें एक एक करके अपने प्रभाव में ले लिया। दूसरा, देशी राज्यों के व्यय पर देशी राज्यों में एक विशाल सेना का संगठन किया गया। सिद्धांततः यह सेना देशी राज्यों की सुरक्षा के लिए की गई थी, परंतु व्यवहार में इसका उपयोग कंपनी ने अपने शत्रुओं और देशी राज्यों को नष्ट करने में ही किया। कंपनी की सेना के संगठन पर खर्च नहीं करना पड़ा। देशी राज्यों के खर्चे बढ़े, अंग्रेजों की विश्वास पात्र सेना तैयार हो गई। देशी राज्यों में सेना रखने की व्यवस्था का एक लाभदायक परिणाम यह भी था कि कंपनी की सैनिक सीमाएं राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़ गईं। तीसरा, सहायक संधि के द्वारा वेलेज़ली ने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ने से रोक दिया। जब देशी शासकों पर यह रोक लगा दी गई कि वे अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपीय को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेंगे, तब इसका सबसे बुरा प्रभाव फ्रांसीसियों पर ही पड़ा। धीरे धीरे फ्रांसीसियों को भारतीय राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। चौथा, सहायक संधि के द्वारा कंपनी को रेजिडेंटों के माध्यम से देशी रियासतों के प्रशासन पर अपना प्रभाव स्थापित करने में भी मदद मिली। इसी प्रकार देशी राजाओं के आपसी विवादों में मध्यस्थता कर उन्हें अपने अनुकूल बनाने का अवसर भी कंपनी को प्राप्त हुआ। पांचवा, सहायक संधि की एक बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के विरुद्ध बढ़ते विद्वेष एवं शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। देशी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर संतुष्ट हो गए। उन्होंने विस्तारवादी योजनाएं एवं युद्ध त्याग दिए तथा राज्य में शांति सुव्यवस्था के कार्य तक ही अपने को सीमित रखा। इस तथ्य पर वेलेज़ली ने भी स्वीकार करते हुए कहा, इस व्यवस्था से अंग्रेजी सरकार भारतीयों की महत्वाकांक्षी और हिंसा की उस भावना को अधिकार में रख सकी जो एशिया की प्रत्येक सरकार की विशेषता थी, और इससे वह भारत में शांति स्थापित करने में समर्थ हो सकी। इस प्रकार सहायक संधि कंपनी के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई। सहायक संधि से देशी राज्यों को हानि ही हानि थी।
इसने देशी राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी तथा उन्हें पूर्णतः कंपनी पर आश्रित रहने को बाध्य कर दिया। अब इनकी हानियों को हम गिनाते हैं। पहला, देशी रियासतें निरस्त्रीकरण एवं विदेश नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठी। अब वे किसी भी राज्य से कंपनी की सहमति के बिना युद्ध, मैत्री या संधि नहीं कर सकती थी। इस प्रकार देशी रियासतों के शासक नाम मात्र के शासक रह गए, उनकी सार्वभौम शक्ति समाप्त हो गई। दूसरा, राज्य के आंतरिक मामलों में देशी नरेशों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। उन्हें रेजिडेंट के इशारों पर ही शासन करने को बाध्य होना पड़ता। फलतः देशी शासकों ने धीरे धीरे शासन का भी भार रेजिडेंटों को ही सौंप दिया एवं प्रशासनिक दायित्वों से अपने को मुक्त कर दिया। तीसरा, सहायक संधि का कुप्रभाव देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। सहायक सेना का बोझ उठाने के कारण उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई। इतना ही नहीं, इस सेना का व्यय लगातार बढ़ाया जाता था। इसे देने में देशी राज्य असमर्थ रहते थे। अतः कंपनी नकद राशि के बदले उन राज्यों का धनी प्रदेश हथिया लेती थी। इससे देशी रियासतों के प्रभाव में कमी आती थी। चौथा, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की गारंटी प्राप्त देशी राज्य कंपनी के समर्थक और सहायक बन गए। उनकी राष्ट्रीयता एवं आत्मगौरव की भावना समाप्त हो गई। उनका सारा समय भोग विलास में व्यतीत होने लगा। प्रजा पर अत्याचार बढ़ते गए। राज्यों की सेनाएं भंग कर दी गई, जिसके कारण बर्खास्त सैनिक असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों में भाग लेकर चारों तरफ अव्यवस्था और अशांति में वृद्धि करने लगे। इस प्रकार सहायक संधि से जहां ब्रिटिश हितों की सुरक्षा हुई, वहीं देशी राज्यों और उसकी प्रजा को उसके दुष्परिणामों को भुगतना पड़ा। सिडनी ओवेन के अनुसार वेलेज़ली ने भारत में एक राज्य को भारत का एक साम्राज्य बना दिया। अर्थात पहले कंपनी भारतीय शक्तियों में से एक थी, परंतु अब समस्त भारत में सबसे शक्तिशाली एक शक्ति के रूप में वह बन गई। इस काल के पश्चात समस्त भारत की रक्षा का भार कंपनी अपना उत्तरदायित्व समझने लगी। फ्रांसीसी भय वास्तविक था अथवा वेलेज़ली का राज्यों को हड़पने का एक बहाना, इस प्रश्न पर विवाद होता रहता है। परंतु यह निश्चित है कि वेलेज़ली के तौर तरीके उन तरीकों से कहीं अधिक उद्यत और तानाशाही थे जिनके लिए 12 वर्ष पूर्व वार्न हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चला था। धन्यवाद।